क्या है अभी हमने वही बात की कि दिस इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट यूनिट अगर आपको प्रॉफ में अच्छा स्कोर करना है। ये 2 या 3 यूनिट ऐसे हैं जो जिनकी वेटेज जिनका लोड कम है। ये हो गया आपका, अभी मैंने बताया कि वो है पेन एंड इन्फ्लेमेशन वाला है, ठीक है। और फिर आपका जीआई और रेस्पिरेटरी वाला, ये कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जो एक एक चैप्टर के ऊपर, दो चैप्टर्स के ऊपर मुहित है, और इन्हीं में से आपका जो है वो एक बड़ा मेजर पोर्शन जो है वो कवर हो जाता है। इसीलिए इनको अच्छा कर लो ताकि तुम लोगों का स्कोर करने का चांस जो है वो अच्छा हो जाए। स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स आ जाएगा इसके अंदर, जो आज हम कवर कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। आरए, गाउट और ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस के ऊपर हम बात कर चुके हुए हैं, और ये वही वेटेज वाली बात जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताई थी कि इसका कोर जो है वो परसेंटेज इसकी जो है वो जितने भी यूनिट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा है, ठीक है। कीमो की भी 15 है, और इसके अलावा एक आध और यूनिट था उसकी भी 15 थी, और 5 एमसीक्यू और 1 एससीक्यू, यानी कि आपका जो प्रॉफ का पेपर है उसमें 5 और 5 10 नंबर आपके इस यूनिट में से पक्के हैं। और ये यूनिट टोटल 2 चैप्टर्स के ऊपर है, इसलिए अपनी तैयारी इसकी बहुत अच्छी करना। टेक्निकली स्पीकिंग अगर हम स्केलेटल मसल्स को क्लासिफाई करें तो उसको हम 2 ब्रॉड स्पेक्ट्रम उसमें बेस कर देते हैं चीज़ों के अंदर। एक होते हैं आपके न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स और एक होते हैं स्पैस्मोलिटिक्स, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स की अगर हम बात करें तो इसको हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर के अंदर और डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर के अंदर, जिसमें एक प्रोटोटाइप उसने सक्सेनाइलकोलिन यहाँ पर लिख दिया हुआ है। अब जो नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स हैं उसको अगर हम फर्दर डिवाइड करते हैं तो उसके अंदर एक लॉन्ग एक्टिंग जिसमें आपके ट्यूबोकुरारीन होता है, और इंटरमीडिएट एक्टिंग आपके प्रोक्रोनियम जो कि आपका नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर है, ठीक है। एज फार एज स्पैस्मोलिटिक्स आर कंसर्न, उसको भी हम यूज के लिहाज से 2 में डिवाइड करते हैं। एक क्रॉनिक यूज यानी कि जो आपने तवील अरसे के लिए इस्तेमाल करना है, और दूसरा अक्यूट यूज या जो ऐसे इश्यूज हैं जो कि शॉर्ट टर्म है और आप थोड़े अरसे के लिए इस्तेमाल करेंगे, जिसमें आपका साइक्लोबेंजापीन आ जाता है आपका, ठीक है। स्पाज्मोलिटिक्स के ऊपर डिटेल में जरा अभी बाद में बात करते हैं। ये चीज याद रखें कि न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स जो होते हैं ना, नाम से पता लग रहा है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स आर गोइंग टू एक्ट एट द स्केलेटल मायोन्यूरल जंक्शन। आम जुबान में इसको वो साइनेप्स कहते हैं जो कि एक नर्व एंड आकर मसल टिश्यू के ऊपर बनाते हैं, सीधी और साफ जुबान में, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स पैरालिसिस प्रोड्यूस करने के काम आते हैं। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें हमें मस्कुलर कंट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं होती, तो हमें उन मसल्स को, चाहे वो एक्टिवली कंट्रोल्ड हैं या इनएक्टिवली कंट्रोल्ड हैं, उनको हमें पैरालाइज करना पड़ता है, ठीक है। जिसमें आपका सबसे बड़ी मिसाल है आपके सर्जरी की। सर्जरी के दौरान बंदे को बेहोश करना पड़ता है, उस बेहोशी को हम टेक्निकली एनेस्थीसिया कहते हैं, ठीक है। उसका एक पोर्शन होता है जिसके अंदर आप मसल पैरालिसिस प्रोड्यूस करवाते हो। क्यों? क्योंकि बहुत सारे मसल्स अगर उस दौरान पे पैरालाइज अगर नहीं होंगे तो आपके लिए जो है वो एक लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन भी जो है वो भी बन सकती है। तो इसकी मिसाल आप इससे ले लो कि जो अगर किसी ने कोई छोटा बड़ा ऑपरेशन जनरल एनेस्थीसिया में करवाया हुआ है तो उसको पता होगा कि ये हलक के अंदर एक ट्यूब डाल देते हैं, ठीक है। अगर वो ट्यूब किसी भी जिंदा बंदे से कहें कि ये तुम अपने ट्रेकिया में फंसाओ इसको, तो वो गैग करेगा, खांसेगा और ट्यूब बाहर निकाल देगा, ठीक है। उस मस्कुलर रिफ्लेक्स को रोकने के लिए आप न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स देते हो, ठीक है। असिस्टेड वेंटिलेशन भी उसी का एक जरा सोफिस्टिकेटेड और टेक्निकल सा नाम है, ठीक है। स्पाज्मोलिटिक्स क्या होते हैं? नाम से पता लग रहा है स्पैज्मोलिटिक, यानी कि दिस हैज गॉट समथिंग टू डू विद स्पैज्म, ठीक है। ये ड्रग्स आपके सीएनएस के ऊपर एक्ट करते हैं, ठीक है। और बाय सीएनएस इट मींस बोथ योर सीएनएस और आपका कुछ हद तक इसके अंदर एएनएस भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। दे आर यूज्ड टू रिड्यूस द एलिवेटेड टोन दैट मे बी कॉज्ड बाय न्यूरोलॉजिकल या फिर मस्कुलर एंड प्लेट डिजीज, या फिर कोई भी आम डे टू डे लाइफ के अंदर जो हमें स्पैज्म्स हम इनकाउंटर करते हैं उनको कम करने के काम आती हैं। सो वी गोइंग टू स्टार्ट विद न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स। थोड़ी सी ओरिएंटेशन ले लो, जब मैं बात करता हूँ ना न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग की, तो ये मैंने गाइटन से एक डायग्राम उठाई हुई है। ये आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, न्यूरो मस्कुलर, नर्व यहाँ से आ रही है, ये एक्सॉन आ रहा है, ठीक है।
ये नीचे आपका मायोफाइब्रिल जो बिल्कुल एक बेसिक यूनिट होता है मसल का, वो नीचे से गुजर है, और ये यहाँ पर ये जो एक्सॉन है वो आकर टर्मिनेट होता हुआ इसके साथ इन कॉन्टैक्ट एक साइनाप्स बना रहा है। ठीक है, फर्दर अगर आप इसको देखना चाहते हो तो ये कुछ इसकी शक्ल बनती है। ये एक्सॉन जो फाइबर्स है, ठीक है, वो फर्दर मसल फाइब्रिल्स के अंदर जाकर जो है वो एम्बेड हो जाता है, और ये टर्मिनल्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल एक एक मायोफाइब्रिल तक जाते हैं। ठीक है, और अगर उसको मजीद हम थोड़ा सा मैग्नीफाई कर दें तो ये देखो, ये आपका मसल फाइबर का या मायोफाइब्रिल का पार्ट है, ये नीचे ये सारे आपके माइटोकॉन्ड्रियाज हैं। ठीक है, और ये आपका वो नर्व टर्मिनल आ रहा है आपका एक्सॉन का। ठीक है, और यहाँ पर ये जो चीज बन रही है, दिस इज टेक्निकली अ साइनैप्स। ठीक है, तो दिस इज अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जहां पर नर्व और मसल मिल रहे हैं दोनों आपस में, इम्पल्स आएगी थ्रू द नर्व एंड देन दैट इज गोइंग टू गो इनटू योर मसल्स, जिससे कि वो मायोफाइब्रिल्स जो है वो एक्टिव स्टेट ऑफ कंट्रैक्शन में जाएंगे और आपका मसल जो है वो एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब होता क्या है कि स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन जो होती है दैट इज इवोक्ड बाय अ निकोटिनिक कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन प्रोसेस। ठीक है, इस डायग्राम को देखो, ये मैंने नहीं, ये मैंने गाइडेंस से नहीं ली, ये मैंने इससे लिया, कार्डसन से उठाई है। ठीक है, दिस इज योर मसल, और ये ऊपर आपका एक्सॉन है और ये आपका साइनैप्स है। ठीक है, ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये रिलीज साइट्स हैं, और ये आपके वेसिकल्स हैं जिनके अंदर आपका न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो पड़ा हुआ है, न्यूरोट्रांसमीटर विच इज एसिटाइल कोलिन। ठीक है, अब ये यहाँ पर आएगा एसिटाइल कोलिन। ठीक है, ये यहाँ से एसिटाइल कोलिन को साइनैप्स में रिलीज करेगा। ठीक है, ये एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स पड़े हुए हैं जहाँ पर जाकर एसिटाइल कोलिन ने अटैच होकर मसल को कमांड देनी है या मसल के अंदर जो है वो कंट्रैक्शन करवानी है उससे। ठीक हो गया, इस पूरे अमल को टेक्निकली निकोटिनिक कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन कहते होते हैं। ठीक है, निकोटीन क्या है, निकोटिनिक रिसेप्टर्स क्या है, तुम लोग ये डिटेल में एएनएस के अंदर पढ़ चुके हो। आई डू नॉट वांट टू गो इनटू द डिटेल। अगर टाइम मिले, बल्कि टाइम मिले क्या, टाइम निकालो, एएनएस एक दफा जाके रिवाइज करना है इसके बाद जरूर। ठीक है, निकोटिनिक रिसेप्टर्स देख लेना कहाँ होते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, और कोलिनर्जिक और एड्रिनर्जिक ये क्या बुलाए हैं। ठीक है, ये सारा आप लोगों को पता होना चाहिए। अब ये है एक नॉर्मल हालत कि जिसके अंदर इम्पल्स आई, इम्पल्स ने आके न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर जो है वो अंदर ये साइनैप्स के ऊपर पहुंची, और यहाँ पर साइनैप्टिक इस क्लेफ्ट के अंदर या इसके अंदर गई, वहां पर एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स पड़े हुए थे जिन्होंने एसिटाइल कोलिन को पकड़ा और फिर कंट्रैक्शन का अमल शुरू हो गया। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग क्या होती है, इस सारे अमल को बंद कर देना ताकि मसल की कंट्रैक्शन ना हो। ठीक है, blockade of transmission at the end plate is clinically useful in producing muscle relaxation। ठीक है, अब ये मसल रिलैक्सेशन कहाँ पर काम आती है, आपने कोई मेजर इन्वेसिव सर्जरी करनी है जिसके अंदर आपको मसल रिलैक्सेशन चाहिए। ठीक है, ट्रेकियल इंट्यूबेशन होती है, ट्रेकिया के अंदर ट्यूब डाल देना, सिंपल। ठीक है, और अगर आपको ये पूरी तरह से रिलैक्स्ड या आपको पूरी तरह से ये अनएक्टिव नहीं चाहिए आपको, और आपको एक बंदे की जो नॉर्मल वेंटिलेशन है उसका कंट्रोल चाहिए, बाय वेंटिलेशन आई मीन ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट। ठीक है, उसका कंट्रोल चाहिए, तो वहां पर भी ये स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स जो होते हैं वो आपके काम आते हैं। इसकी जो प्रैक्टिकल मिसाल है वो ये है कि जब आप किसी क्रिटिकल पेशेंट को वेंट के ऊपर डाल देते हैं तो आप क्या करते हैं कि उसकी जो ब्रीदिंग होती है उसका रेट भी आप कंट्रोल करते हैं। कैन एनीवन टेल मी द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट ऑफ अ नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन बीइंग? पता है किसी को, फिजियोलॉजी वालों? कुछ तो बोला करो बच्चों, कुछ तो बोला करो। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है? 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हो? किसी को नहीं पता? रिमशा कुछ कहने लगी थी, कहती कहती रुक गई है। ओह, कमेंट में जवाब आया।
अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। नहीं, वो मैं बीट्स बोलने लगी थी सर, इसलिए मैं चुप हो गई। नहीं नहीं बेटे, आपको नहीं कह रहा, जो एक आंसर आया उसके ऊपर कह रहा हूँ। ये जितना इन भाई साहब ने लिखा है ना रेस्पिरेटरी रेट, अगर इतना हो जाए तो नेक्स्ट स्टेप फिर क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप फिर मियानी साहब ही होता है। बता दे एक बार आप, कितना होता है? नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट किसी भी आम बंदे के अंदर जो होता है दैट इज बिटवीन 14 to 16 ब्रेथ्स पर मिनट। कामरान ओके बहुत सर। ज्यादा बता रहे हो यार, नीचे कर लो इसको। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इज बिटवीन 14 to 17, ठीक है। अगर 17 इज द अपर लिमिट, 17 से अगर ऊपर जाएगा तो बंदा जो है वो उसका रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होगा, ठीक है। ओके। कंट्रोल ऑफ वेंटिलेशन के अंदर आप क्या अचीव करना चाह रहे होते हो कि आप उस बंदे का रेस्पिरेटरी रेट जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चेंज करना चाह रहे होते हो, ठीक है। और आपने उसको एक मशीन के ऊपर आपने डालना होता है इंसान को, तो उसके लिए फिर आप स्केलेटल मसल्स जो आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स, आपके इंटरनल इंटरकोस्टल्स, आपका डायफ्राम, ये वो तमाम मसल्स हैं जो आपके रेस्पिरेशन के अंदर काम कर रहे होते हैं। आप इन सबको पैरालाइज करवा देते हैं फॉर द टाइम में, ठीक है। और वो कंट्रोल जो होता है वो उस मशीन के पास होता है, उसने पेशेंट को ब्रीद इन करवाना है, ब्रीद आउट करवाना है। कभी इत्तेफाक हो तो देखना जरूर जाकर आईसीयूज के अंदर। तुम लोग इंशाल्लाह जब थोड़े बड़े हो जाओगे तो बुलाते होते हैं फिजियो वालों को ना आईसीयूज के अंदर, तो वहां पर अक्सर जो क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं, वेंट वाले मरीज होते हैं, उनका एक स्मूथ एक यूनिफॉर्म रेट ऑफ ब्रीदिंग जो होता है वो चल रहा होता है। दैट इज कर्टसी दैट मशीन दैट इज कंट्रोलिंग देयर रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है। मूविंग ऑन, इसको हमने कहा था कि हम इसको दो में डिवाइड करते हैं, डीपोलराइजिंग और नॉन डीपोलराइजिंग, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं डीपोलराइजिंग की, सॉरी नॉन डीपोलराइजिंग की। नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स, एक तो ये इसकी थोड़ी सी फार्माकोकाइनेटिक्स है। पहले एक चीज याद रखो, ऑल सच एजेंट्स आर गिवन पारेंट्रली, ठीक है। पारेंट्रल रूट क्या होता है? क्या होता है बच्चों? रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, शुरू के लेक्चर में, ख्याल पहला के दूसरा लेक्चर था ये, parenteral रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या होते हैं। थोड़े दिनों तक मैंने टेस्ट लेने शुरू कर देने तुम लोगों के, आता है किसी को या बता दूं? मैंने लगता है याद है, तुझे सारे सुते हुए हो, आज थोड़ा सा मैं लेट हो सर गया। इंट्रावीनसली। इंट्रावीनस, शाबाश, इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर और सबकुटेनियस, ठीक है। ये सारे पारेंट्रल रूट्स होते हैं, इनको हम कलेक्टिवली पारेंट्रल कहते हैं, जिसके अंदर आप जो इंटेस्टाइन वाला है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है, आप उसको बाईपास करवा देते हो, ठीक है। नंबर एक, पारेंट्रली दिए जाते हैं। नंबर दो, ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करते क्योंकि इनकी पोलैरिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके अलावा इनका मेटाबॉलिज्म जो होता है और इनका एलिमिनेशन जो होता है वो बाइल के अंदर होता है, ठीक है। इनमें भी आगे फर्दर ड्रग्स डिवाइडेड होते हैं, जिनमें से जो बाइल के थ्रू एलिमिनेट होते हैं उनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 10 से 20 मिनट रिलेटिवली छोटा होता है। जो किडनीज जिनको बाहर निकालती है, मेटाबोलाइज करती है, उनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज्यादा होता है, जिसमें आपका जो सेरिफेरिस्ट आता है आपका, वो आपका मेन प्रोटोटाइप है, दैट इज ट्यूबोक्यूरारीन, ठीक है। ये एमसीक्यू है ये वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर? नीचे इन 4-5 ऑप्शंस में से कोई एक ढूंढनी है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज has a shorter duration of action and is metabolized या eliminated through the bile या in the bile, ठीक है। उसमें से इन वाली ऑप्शंस को आपने नहीं, आपने सेलेक्ट करना, ठीक है। या फिर किडनी वाली जो ऑप्शंस आती हैं उनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या होता है, यहाँ से बनते हैं एमसीक्यूज, ठीक है। अच्छा, अब इसके मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरफ आ जाते हैं। सीधा सी बात है वो ये है कि दिस इज गोइंग टू प्रिवेंट द एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन एट द स्केलेटल मसल एंड प्लेट, ठीक है। सीधी और साफ सी बात है। ये देखो, इस सारे प्रोसेस के अंदर एसिटाइल कोलिन जो है ना वो सारा काम दिखा रही है ना आपको, ठीक है। इसने क्या करना है, एसिटाइल कोलिन को स्केलेटल मसल एंड प्लेट के ऊपर इसने उसका एक्शन होने ही नहीं देना, सीधी बात है, ठीक है। किस तरह नहीं होने देना वो आगे चल के भी डिटेल में बात करते हैं। ये डायग्राम देखो,
ये आपका अभी सिर्फ ये क्लोज नॉर्मल और ओपन नॉर्मल पे ध्यान करो, ठीक है। ये आपका एक सोडियम चैनल है, जेन में लेके आओ एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, और मस्कुलर कंट्रैक्शन फिजियोलॉजी वाली, ठीक है। ये आपका एक सोडियम चैनल है, ये क्लोज्ड है नॉर्मल हालात के अंदर, ठीक है। कोई मसला होता है, आपने मसल कंट्रैक्ट करवाना है, आप सोडियम चैनल जो होता है उसको ये ओपन करवा देते हो आप, ठीक है। और वो कब ओपन होगा, जब आपका एगनिस्ट या जब एगनिस्ट को आप कह लो कि ये एसिटाइलकोलिन है, ठीक है। एसिटाइलकोलिन इस पर आकर अटैच होगा, ये चैनल खुलेगा और आपका सोडियम जो है वो रैपिडली जो है वो मूव करेगा इनसाइड, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर की, तो इस तरफ आ जाओ जिस तरफ ये दायरा नजर आ रहा है तुम लोगों को, ठीक है। इसने क्या करना है, ये आपका नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर है, इसको ट्यूबोकुरारीन कह लो या कुछ भी कह लो। ये आकर आपके चैनल के ऊपर अटैच होगा, ठीक है, और उस सोडियम चैनल को ये कंप्लीटली ब्लॉक कर देगा, ठीक है। ब्लॉक करने से क्या होगा, चैनल आपका डीपोलराइज नहीं होगा। डीपोलराइजेशन याद करो क्या थी, कि चैनल खुलते थे, आयनिक इम्बैलेंस होता था जिससे आयनिक डिस्टर्बेंस होती थी और आपका जो होता था ये सारा सिलसिला, उसमें डीपोलराइजेशन हो जाती थी, ठीक है। जो पहला अमल था एक्शन पोटेंशियल का। इसमें क्या हो रहा है, आकर आपका नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर आकर इसके साथ अटैच हुआ, ठीक है, और उसने जो है वो आपकी डीपोलराइजेशन नहीं होने दी, ठीक हो गया। दिस इज हाउ अ नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर इज गोइंग टू वर्क। जब ये नहीं होगा तो इसका मतलब है कि एसिटाइलकोलिन का एक्शन नहीं हो रहा, ठीक है। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है सारा, दैट्स इट। प्रिवेंट द एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन एट द स्केलेटल मसल एंड प्लेट। अब अगर ये कोई गलत लिखे तो फिर क्या करना चाहिए उसके साथ, ही तुम लोग खुद समझदार हो। दूसरी जो चीज इसके बारे में तुम लोगों को पता होनी चाहिए वो ये है कि दे आर सरमाउंटेबल ब्लॉकर्स, ठीक है। सरमाउंटेबल का मतलब होता है जिस भी चीज के साथ ये प्रीफिक्स सर लग जाए ना, SUR वाला नहीं, SUR जिसके साथ लग जाए ना, उसका मतलब है कि उसके ऊपर एक्सेसिव कोई चीज जो है वो अप्लाई हो रही है, ठीक है। यानी कि अगर ये मस्कुलर ब्लॉकेड यहाँ पर अगर हो गई है तो इट कैन बी ओवरकम बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ द एगनिस्ट, या इन दिस केस एसिटाइलकोलिन की जो अमाउंट है वो इसके अंदर आप इंक्रीज करवा दोगे तो आपकी ब्लॉकेड अपने आप जो है वो हट जाएगी, ठीक है। सरमाउंटेबल यानी कि आपकी जो एक नॉर्मल अमाउंट थी उससे ऊपर आपने जो है वो इसको एसिटाइलकोलिन दी है, तो आपकी जो ब्लॉकेज है वो ऑटोमेटिकली हट गई है, ठीक है। तीसरी जो चीज इसमें याद करने वाली वो है कि लार्जर मसल्स जो होते हैं इनको आपको ज्यादा एसिटाइलकोलिन देना पड़ता है, आपको ज्यादा आपको ट्यूबोकुरालीन देना पड़ता है आपको, ठीक है, बिकॉज दे आर मोर रेजिस्टेंट टू न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट, ठीक है। इसको इस तरह याद कर लो, मसल बड़ा है तो आपको न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट के लिए आपको ड्रग भी आपको जो है वो ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये भी चीज याद रखें कि जितना ज्यादा आप इसको न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट के लिए आप इसको न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर दोगे, ये उतनी ही तेजी से रिकवर करेगा बनिस्बत स्मॉलर मसल्स के। स्मॉलर मसल्स में आपके ये लम्ब्राइकल्स वगैरह आ जाते हैं हाथ के, ठीक है, फेस के मसल्स आ जाते हैं, बक्सिनेटर वगैरह, ठीक हो गया। और इसके अलावा इनका जो इफेक्ट होता है वो कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर्स से भी जो है वो रिवर्स हो जाता है। अब इसकी मैं डिटेल में नहीं जाना चाह रहा बिकॉज ये भी हम लोग जो है वो ANS के अंदर पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये जो इसका फर्स्ट सेंटेंस है, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, प्रिवेंट्स द एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन एट द स्केलेटल मसल एंड प्लेट, ठीक है, बाय रेजिस्टिंग डीपोलराइजेशन एंड कीपिंग योर सोडियम चैनल्स क्लोज्ड। अगले आ जाते हैं जी आपके डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स। पिछले वाले के अंदर आपने डीपोलराइजेशन होने नहीं दी, इस दफा आप डीपोलराइजेशन होने देते हैं। तो डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स के अंदर जो मेन प्रोटोटाइप आता है आपका, दैट इज योर सक्सिनाइलकोलिन, ठीक है। सक्सिनाइलकोलिन जब अपना काम कर लेता है तो इट गेट्स मेटाबोलाइज्ड बाय अ कोलिनेस्टेरेज, ठीक है, जो कि एक एंजाइम होता है, और इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है दैट्स ओनली अ फ्यू मिनट्स, ठीक है। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के ऊपर बात करें तो सक्सिनाइलकोलिन जो होता है ये बिल्कुल एक निकोटिनिक एगनिस्ट की तरह काम करता है, लेकिन ये साथ ही साथ आपका जो न्यूरोमस्कुलर एंड प्लेट है वहां पर डीपोलराइजेशन शुरू करवा देगा। ये इस वाले को देखो, ये यहाँ पर आया सक्सिनाइलकोलिन, चैनल खोला और आयनिक इम्बैलेंस जो है वो शुरू हो गया, सोडियम का इन्फ्लक्स जो है वो शुरू हो गया और
चार्ज जो है वो इम्बैलेंस होना शुरू हो गया, डीपोलराइजेशन शुरू हो गई। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसने मस्कुलर कंट्रैक्शन जो है वो फिर भी नहीं होने देनी, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये डीपोलराइजेशन करवा रहा है। अच्छा, अब इसके अंदर थोड़ा सा ये चीज, एक पॉइंट जो है वो समझने वाला टेक्निकली ये है कि जब आप सक्सिनाइल कोलिन की बात करते हो ना, दिस इज अ डीपोलराइजिंग ब्लॉकर, ठीक है। मसल कंट्रैक्शन शुरू होती है डीपोलराइजेशन से, ठीक है। डीपोलराइजेशन हुई, उसके बाद वो एक्शन पोटेंशियल वाली कर्व्स इनमें लेके आओ, उसके बाद एक थोड़ा सा आपका जो है वो प्लेटू आता है, उस प्लेटू के बाद एक रीपोलराइजेशन का अमल शुरू होता है जिसमें जो आयन जहां से आया था वो वापस चला जाता है, ठीक है। ये सारी कर्व का पूरा होना एक कंप्लीट नॉर्मल कंट्रोल्ड मस्कुलर कंट्रैक्शन की का जिम्मेदार होता है ये, ठीक है। अगर डीपोलराइजेशन होती ही रहेगी, नहीं रुकेगी, तो उसमें मसल के अंदर फैसिकुलेशंस आएंगे, ठीक है। मसल आपका जो होगा वो इनकम्प्लीट और एबनॉर्मल कंट्रैक्शन शो करेगा, फड़फड़ाएगा, जैसे कोई चीज कामती है या जैसे कोई चीज फड़फड़ाती नहीं है, उस तरह से उसकी कंट्रैक्शन जो है वो अमल में आएगी, ठीक हो गया। Initial depolarization is often accompanied by twitching and fasciculations, as tension cannot be maintained in the skeletal muscle without periodic repolarization and depolarization of the end plate. वही बात कि डीपोलराइजेशन का अमल शुरू होना, फिर उसको खत्म होना, फिर वो जो प्लेटू आता है वो आना, फिर उसको रीपोलराइज होना, ये चीज जरूरी है आपके एक नॉर्मल सक्सेसफुल मस्कुलर कंट्रैक्शन के लिए। अगर ये नहीं होगी तो फिर मस्कुलेशन जो आपका मस्कुलेचर है उसके अंदर ट्विचिंग और फैसिकुलेशन आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। कंटिन्यूअस डीपोलराइजेशन results in muscle relaxation and paralysis. This is how succinylcholine achieves the action of a successful muscle contraction blocker, ठीक है। वो डीपोलराइजेशन करवाई जा रहा है, करवाई जा रहा है, करवाई जा रहा है, मसल का मूड बना था कंट्रैक्ट होने का, लेकिन अब चूंकि डीपोलराइजेशन जो है वो खत्म ही नहीं हो रही, तो मसल आपका प्रॉपर्ली जो है वो कंट्रैक्ट नहीं करेगा, ठीक हो गया। और अल्टीमेटली वो जो है वो पैरालिसिस की शक्ल में जो है वो आपके सामने आ जाएगा कि मसल जो है वो ना कंट्रैक्ट कर रहा है ना रिलैक्स कर रहा है, आयनिक इम्बैलेंस इतना ज़्यादा हो गया कि वो डीपोलराइजेशन ही उसकी ख़त्म नहीं हो रही, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया ना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपके डीपोलराइजिंग और नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स के, ठीक है। अच्छा, अब जो चीज़ याद करने वाली है ना, ये डायग्राम ज़हन में रखना, वो ये है कि आपने अपना, फॉर एग्जांपल आपने किसी का कोई सर्जरी करनी थी, बाईपास करना था, आपने कुछ भी करना था, आपने उसको जो है ये स्केलेटल मसल जो रिलैक्सेंट्स हैं वो आपने उसको दे दिए, जो जिन मसल्स की आपको ब्लॉकेज चाहिए थी वो आपने करवा दी। अब आपने वापस भी तो लेके जाना है ना उसको, ठीक है। एक होता है एनेस्थीसिया देना और एक होता है पेशेंट आउट करना या पेशेंट रिवाइव करना, जिसमें आप एनेस्थीसिया के इफेक्ट्स जो होते हैं उनको खत्म करते हैं और पेशेंट को वापस उसके नॉर्मल रेस्पिरेशन और उसके ऊपर जो उसके कंट्रोल था वो वापस आप अचीव करवाते हो, ठीक है। इसके लिए रिवर्सल ऑफ दिस ब्लॉकेज इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट्स जरा आराम से पढ़ना। नंबर एक, नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स आर रेडिली रिवर्स्ड, ठीक है। इस तरह से कि आप जो नॉर्मल ट्रांसमीटर था रिसेप्टर्स के ऊपर जो एक्ट कर रहा था, जिस तरह एसिटाइलकोलिन है, उसकी मिकदार आप बढ़ा दो। मैंने पहले भी बताया था कि उसकी मिकदार बढ़ा देने से जो है वो उसके इफेक्ट्स रिवर्स हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है तो आप साथ में उसको एक कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर दे दो, ठीक है। जैसे नियोस्टिगमीन होता है, पायरिडोस्टिगमीन होता है। ये क्या करते हैं, ये एसिटाइलकोलिन जो एंजाइम को ब्रेक करने के लिए कोलिनेस्टेरेज होती है उसको इनहिबिट करवा देता है। एसिटाइलकोलिन खत्म नहीं होती और मसल रिलैक्स जो कंट्रैक्शन है वो वापस आ जाती है, ठीक है। दिस इज फॉर नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स। इन केस ऑफ डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स आपने क्या करना है कि the paralysis that is produced by the depolarizing blocker जो कि आपका सक्सिनाइलकोलिन है, ठीक है, इसके अब फेज वाइज इसके अंदर चेंजेस आते हैं, ठीक है। the paralysis that is produced by succinylcholine, it increases by cholinesterase inhibitors during phase 1, ठीक है।
फेज 2 के अंदर ये जो ब्लॉक सक्सेनाइल कोलिन ने लगा था, ये कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर से ठीक हो जाएगा। अब सवाल तुम लोगों के दिमागों में आना चाहिए कि सर जी फेज 1 क्या होता है और फेज 2 क्या होता है। फेज 1 आप क्या करते हो कि आपने सक्सेनाइल कोलिन की एक कंटिन्यूस इन्फ्यूजन जो है वो आपने किसी बंदे को चला दिया, ठीक है। उसके फेज 1 में क्या होगा कि कंटिन्यूस डीपोलराइजेशन हो रही है। कंटिन्यूस डीपोलराइजेशन के बारे में मैंने बताया था कि कंटिन्यूस डीपोलराइजेशन मसल को पैरालाइज कर देती है, उसको रिलैक्स करवा देती है, ठीक है। फेज 2 के अंदर अगर आप सक्सेनाइल दे ही जाते हो, नहीं रोकते, तो उसमें फिर ग्रेजुअली रीपोलराइजेशन जो है वो शुरू हो जाती है होनी, और अल्टीमेटली डीपोलराइजेशन होनी ही बंद हो जाती है या होती ही नहीं उसके अंदर, और एंड पर आपका मसल जो है वो वापस अपनी जो कंट्रैक्टिबिलिटी है उसको अचीव कर लेता है, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ो। Paralysis produced by the depolarizing blocker succinylcholine is increased by cholinesterase inhibitors during phase 1, ठीक है। यानी कि फेज 1 के अंदर हमने कहा था कि डीपोलराइजेशन मुसलसल चलती जा रही है। इस केस के अंदर आपका जो, अगर आप कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर देते भी हो तो उससे पैरालिसिस आपका इंक्रीज होता है, लेकिन इसके ब्लॉकेज को रिवर्स करने के लिए फेज 2 के अंदर आप जब कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर दोगे तब जाकर उसका रिवर्सल शुरू होगा, क्योंकि उसमें रीपोलराइजेशन जो है वो शुरू होगी हुई है स्लोली, और डीपोलराइजेशन अब फर्दर नहीं हो रही, ठीक है। ये जो चैप्टर है ना, इसमें इनका एक्शन नॉन डीपोलराइजिंग का और डीपोलराइजिंग का, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दोनों का बहुत जरूरी है, ठीक है। रिवर्सल ऑफ ब्लॉकेज का तुम लोगों को आइडिया होना चाहिए, और जो चीज सबसे ज्यादा एससीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है वो आपकी टॉक्सिसिटी आ गई। टॉक्सिसिटी में नंबर 1 रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। सबको पता है कि अगर आप एनेस्थीसिया ज्यादा दे दोगे और वो कंट्रोल में नहीं आएगा तो अल्टीमेटली बंदा जो है उसके फेफड़े जो हैं वो काम करने बंद कर देंगे उसके, ठीक है। ऑटोनॉमिक इफेक्ट्स आएंगे उसके, जिसमें कार्डिक मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स जो हैं वो ब्लॉक होंगे। अच्छा, कुछ कार्डिक मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स, सॉरी, मकसद कहने का ये है कि कुछ ड्रग्स होते हैं जो कार्डिक मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, सारे नहीं करते, ठीक है। हिस्टामिन रिलीज होगी गैर जरूरी, हिस्टामिन रिलीज होने से वो सारा वो एलर्जी और वो सारा शॉक की तरफ जो है वो चीज़ें जानी शुरू हो जाएंगी। मसल पेन्स और डैमेज, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट होता है एनेस्थीसिया अगर प्रॉपरली ना मैनेज किया जाए। खास करके जो सक्सेनाइल कोलिन जो है वो एनेस्थीसिया में जिसमें दिया जाता है, अगर वो ठीक से ना मैनेज किया जाए तो उसके अंदर जो मस्कुलर पेन है और जो डैमेज है वो बहुत ज़्यादा होता है। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया एक और चीज़ है, दिस इज ड्यू टू ड्रग इंटरैक्शंस, ठीक है। इसके ऊपर आगे चल के बात करते हैं अभी। और इसके अलावा जो पेशेंट्स जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है, 60 प्लस, 70 प्लस, 80 प्लस, ठीक है, उनके अंदर हम एनेस्थीसिया नहीं देते, और अगर उनमें कोई ऐसी बीमारी हो जो न्यूरोमस्कुलर एंड प्लेट को इफेक्ट करती है जैसे मायसीनिया ग्रेविस है, ठीक है, तो दे आर मोर सेंसिटिव टू द एक्शंस ऑफ द नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स, ठीक है। इसलिए उनकी जो डोजेज है वो बहुत एहतियात से और बहुत कम देनी पड़ती है। यही वजह आप लोगों ने आम सुना होगा कि जी वो अंकल जी जो थे उनकी एज बहुत ज़्यादा थी, उनको जीए नहीं दिया जा सकता, एनेस्थीसिया वालों ने उनको फिटनेस नहीं दी। तो इसलिए फिटनेस नहीं दी कि उनकी एज बहुत ज़्यादा है, और एज के ज़्यादा होने की वजह से दे आर मोर प्रोन टू कैचिंग द साइड इफेक्ट्स ऑफ योर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स, ठीक है। स्पाज्मोलिटिक ड्रग्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नंबर 1, acute इंजरी या इन्फ्लेमेशन अगर किसी मसल में शुरू हो जाए तो इट कैन लीड टू स्पैज्म एंड पेन, ठीक है। स्पैज्म इज बेसिकली अ पेनफुल कंट्रैक्शन ऑफ द मसल ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। इसलिए फिर हम जो है वो ड्रग्स देकर इनको थोड़ा सा जो है वो ठीक करने की कोशिश करते हैं। और स्पैज्मोलिटिक जो थेरेपी होती है ना, उसका बेसिकली काम ये होता है कि चाहे वो क्रॉनिक स्पैज्म है, एक्यूट स्पैज्म है, उसमें जो स्केलेटल मसल की टोन है, ठीक है, उसको रिड्यूस करवाना होता है विदाउट एनी रिडक्शन इन द स्ट्रेंथ, ठीक है। अच्छा, क्रॉनिक स्पैज्म की बात कर लें तो उसके अंदर ये तमाम ड्रग्स आ जाती हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डायजेपाम जो है वो हमने सीएनएस के अंदर थोड़ा सा डिस्कस किया था, इट्स अ बेंजोडायजेपिन, ठीक है। ये तमाम ड्रग्स डिफरेंट क्लासेस के हैं, ठीक है। डायजेपाम इज अ बेंजोडायजेपिन, बैक्लोफेन जो है वो गैबा एगोनिस्ट है, टिजानिडीन क्लोनिडीन का एक कंजेनर है,
ठीक है। डेंट्रोलिन भी हमने शायद नहीं पढ़ा हुआ है। बोचुलिनम टॉक्सिन इज अ टॉक्सिन दैट बेसिकली कॉजेज बोचुलिज्म। गाबापेंटीन, प्रीगैबलिन हम एपिलेप्सी के अंदर थोड़ा सा जिक्र कर चुके हैं इनका। ये जितने ड्रग्स हैं ये इनकी सेपरेट एक अलग क्लास है, ठीक है। लेकिन हम इनको एक जो स्पैज्म है उसको रिलीव करने के जो है वो लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसमें से जो जिसके ऊपर हमने अभी बात करनी है दैट इज डेंट्रोलिन, ठीक है। डेंट्रोलिन क्या करता है, ये स्केलेटल मसल सेल के अंदर जाता है, ठीक है, और वहां पर ये जो कैल्शियम होती है उसकी रिलीज को ये जो है वो कम करवा देता है। याद करें कैल्शियम जो होती है वो स्केलेटल मसल के अंदर रिलीज करने से, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसका जो सारा वो साइकिल जो है वो याद करो, कैल्शियम रिलीज होती है वहां से, तो फिर वो एक्टिन मायोसिन के फाइब्रिल्स जो है वो आपस में लॉक होते हैं और वो फिर मसल कंट्रैक्शन आती है। डेंट्रोलिन का काम ये है कि इट रिड्यूसेस द एक्टिवेटर कैल्शियम, ठीक है, ताकि आपका मसल रिलैक्सेशन जो है वो इतनी ज्यादा ना हो। ठीक हो गया। एक और टर्म मैंने पीछे बोली थी, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। ये क्या चीज होती है? मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया बेसिकली जब बहुत ज्यादा कैल्शियम आयंस रिलीज हो जाए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और उससे बड़ी जबरदस्त किस्म की जो है वो मस्कुलर कंट्रैक्शन हो और उसका टेम्परेचर भी जो है वो भी इंक्रीज कर जाए बहुत ज्यादा, तो उसको हम हाइपरथर्मिया कहते हैं, ठीक है। हाइपर मींस इंक्रीज, थर्मिया मींस टेम्परेचर, तो इंक्रीज टेम्परेचर। मलिग्नेंट का मतलब हरगिज नहीं है कि ये खुदा न खास्ता कोई कैंसर या कोई ट्यूमर या कोई ऐसी चीज है, ठीक है। ये कैसे ट्रिगर होता है? जनरल एनेस्थीसिया से ये शुरू हो जाता है, ठीक है, जो कि थ्रू सक्सिनाइलकोलिन या ट्यूबोकुरारीन उससे अगर अचीव किया गया हो मस्कुलर रिलैक्सेशन, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो हम डेंट्रोलिन देते होते हैं इंट्रावीनसली ताकि कैल्शियम की जो रिलीज है वो ना हो। ये मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया का ये जो पूरी स्लाइड है ना, इसमें से कुछ 10-12 एमसीक्यूज आराम से निकल सकते हैं, ठीक है। क्या देते हो, कैसे ट्रिगर होती है, होता क्या है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के अंदर, वो सारा कुछ इसमें लिखा। अब बात कर लेते हैं इसकी टॉक्सिसिटी के ऊपर कि अगर ये स्पैज्मोलिटिक्स आप ज्यादा अमाउंट में अगर दे दोगे तो क्या होगा। याद रखिएगा डायजेपाम अगर एक स्पेसिफिक अमाउंट से ज्यादा दी जाए तो इट कैन कॉज सिडेशन, ठीक है। और मैंने पिछले लेक्चर्स में जिक्र किया हुआ था कि सिडेशन नींद आना नहीं होता, ठीक है। हिप्नोसिस होता है नींद आना, सिडेशन होता है हद से ज्यादा रिलैक्स स्टेट के अंदर जो है वो चले जाना, और बिल्कुल ही जो है वो सारे जो ये आपके इश्यूज होते हैं ये सारे जब आपके रिजॉल्व हो जाते हैं। इन शॉर्ट सिडेशन मीन्स के नींद से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता, नींद आना होता है हिप्नोसिस, ठीक है। बंदा रिलैक्स स्टेट में बंदा जो है वो फील करता है अपने आप को। बैक्लोफेन से भी सिडेशन होती है लेकिन डायजेपाम से कदरे कम होती है। डिजाइनेटीन जो होता है उससे ड्राउजीनेस होती है, ड्राई माउथ होता है, हाइपोटेंशन होता है, ठीक है। और डेंट्रोलिन जो है वो हमने जो कि इसका मैकेनिज्म पढ़ा था उसमें हमने कहा था कि ये कैल्शियम के साथ इसका ताल्लुक होता है, तो अगर ये ज्यादा दे दी जाएगी तो दिस इज ऑब्वियसली गोइंग टू कॉज सिग्निफिकेंट मसल वीकनेस। उसकी वजह ये है कि कैल्शियम की जो ये रिलीज होती है वो बंद करवा रहा है, तो मसल कंट्रैक्ट नहीं होगा, उसमें जान कहाँ से आएगी। ठीक हो गया। सिडेशन भी होती है बट इट इज लेस व्हेन कंपेयर टू बैक्लोफेन एंड डायजेपाम। अच्छा, अक्यूट स्पैज्म के लिए हम भी ड्रग्स यूज करते हैं जिनको हम स्पैज्मोलिटिक्स कहते हैं। अक्यूट स्पैज्म के लिए जो ड्रग्स इस्तेमाल की जाती हैं उसमें ये जो आपके बोल्ड लिखी गई हैं, ठीक है, साइक्लोबेंजाप्रीन जो है ये इस्तेमाल होती है, मेटैक्सोलोन इस्तेमाल होती है, ठीक है, मिथोकार्बामोल इस्तेमाल होती है और फेनिड्रीन इस्तेमाल होती है, ठीक है। ये तमाम ड्रग्स हैं जो अक्यूट स्पैज्म के लिए जो हैं वो दिए जाते हैं मस्कुलर इंजरी जिन केसेस के अंदर हो जाती है, ठीक है। जो डिटेल थोड़ा सा मैकेनिज्म डिस्कस किया गया है दैट इज ऑफ साइक्लोबेंजाप्रीन, ठीक है। दिस इंटरफेयर्स विद योर पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्सेस, ठीक है, जिससे आपकी मसल टोन मेंटेन होती है। अगर ये पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्सेस इनके साथ इंटरफेरेंस आएगी तो मसल टोन जो है वो डिक्रीज होती है उसमें। दिस इज हाउ इट ट्रीट्स योर अक्यूट स्पैज्म। एक और चीज याद रखिएगा कि जो स्पैज्मोलिटिक्स होते हैं, खास करके जो अक्यूट स्पैज्म के लिए जो ड्रग्स होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मस्कुलर स्पैज्म जो सेरिब्रल पाल्सी या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से आए उसके अंदर ये इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। यानी कि ये दोनों डिजीज्ड स्टेट्स हैं, सेरिब्रल पाल्सी भी और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी भी। दिस इज नॉट टू बी यूज्ड एट ऑल फॉर योर टिपिकल स्पोर्ट्स इंजरी या कोई चलते चलते खेलते खेलते उठते बैठते को पट्टा खिंच गया,
तो उसमें जो स्पैज्म होता है उसके अंदर ये यूजफुल नहीं होते। उसकी वजह सिंपली ये है कि अगर तुम लोग इस स्लाइड गौर से पढ़ो तो इट मोस्टली इंटरफेयर्स विद योर पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्सेस, और ये पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो आपके ज्यादातर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो होते हैं वो मैनेज होते हैं। ठीक हो गया। This concludes your skeletal muscle relaxants.